नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 15 यानी 15 पार्ट, जिसके बारे में हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो इसका बचा हुआ है, वो अपन बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपको जल्द ही इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको ऐप पर आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छी तरह अपने नोट्स तैयार कीजिएगा और नोट्स से आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब आप यहां पर देख रहे हैं वही आप नोट्स बाद में रिवीजन के तौर पे काम में लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल होते रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं, हमने जो टॉपिक पे पीछे पढ़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 15वां जो है चैप्टर नंबर, उसका है हमारे क्रियाकलाप जो है पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमारे क्रियाकलाप, हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं हमारी दिनचर्या में, ऐसे बहुत सारे हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। मानव ने जैसे जैसे तरक्की की है, जैसे जैसे मानव आगे तरक्की करता जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी खड़ी होती जा रही है उसके। तो उनको कैसे क्या कुछ किया जा सकता है उसके सही करने के लिए, और क्या समस्याएं हैं उसमें। सबसे दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहली है ओजोन परत और इसका अपक्षय। ओजोन परत का नाम आपने सुना होगा। हमारी पृथ्वी से लगभग लगभग कहें तो 20 से अगर ऊपर की बात करें, लगभग एवरेज 20 किलोमीटर ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदायिनी अपने पास क्या है, एक परत है जो किसकी बनी हुई है, ओजोन की। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है मात्र। वो गैस का एक तरह से जाल बना हुआ है, चारों तरफ से कवच बना हुआ है जो पृथ्वी को काफी रक्षा करता है। ओजोन क्या है? ओजोन आपको पता है, अगर आपने ऑक्सीजन का सूत्र सुना होगा। ऑक्सीजन क्या होता है? O2, यानी इसमें दो ऑक्सीजन है। वहीं ओजोन की बात करें तो ओजोन में होते हैं तीन, यानी ऑक्सीजन के तीन अणु मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के तीन अणु मिलकर एक अणु किसका बनाते हैं, ऑक्सीजन के तीन परमाणु मिलकर क्या करते हैं, अणु का, एक ओजोन के अणु का निर्माण करते हैं। क्या सूत्र होता है ओजोन का? O3। O3 ओजोन का सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ये हमारी वहां दूरी तक बने रहे तभी तक हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। और ये हमारे सीधे अगर बॉडी के टच में आ जाए तो नुकसानदायक भी बहुत होती है हमारे लिए। लेकिन ये इतनी दूरी पर ही हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। ओजोन एक अणु, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बनता है। हमने बात की ऑक्सीजन के तीन परमाणु मिलकर क्या करते हैं, ओजोन एक परमाणु किसका बनाते हैं, O प्लस O प्लस O। ये मिलकर क्या करते हैं, एक ओजोन का अणु O3 बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से निर्माण होता है ये आपको एज ए सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है। निर्माण किस तरह से वो होता है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बना होता है। बहुत सिंपल सी बात। ओजोन जीवों के लिए एक घातक विष है, ये एक जहर का काम करता है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, जीवनदायिनी है। हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये हमें जीवन इसी से ही पॉसिबल है। लेकिन बात करें O3 तो ये हमारे लिए क्या है, एक विष है, जहर है, पॉइजन है। O3 कैसे है वो अपन देखेंगे। ये अगर हमारे, यह गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। अगर ये हमारे संपर्क में आ जाए, हमारे संपर्क, हम लगातार इसके संपर्क में रहें तो हमारा स्किन कैंसर भी हमें हो सकता है। तो चलिए आगे बात करें तीसरे पॉइंट की। लेकिन यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों, जिसको यूवी रेज कहते हैं, से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये सूर्य पर आने वाली, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती है, जिसको हानिकारक पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उससे हमें बचाती है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो इसके बाहर यहां पर ये क्या है, लगभग आपको मैंने बताया एवरेज क्या है, 20 से अबव यहां पर ऊंचाई पर है। ठीक है, ये एक ऐसी कवच बना हुआ है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी है, सूर्य से आती है, उसको रोकती है वहां पर। ठीक है, तो ये हमारे लिए पृथ्वी पर क्या है, सुरक्षा का काम करती है। लेकिन ये सीधे संपर्क में आ जाए तो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन ये क्या है, इतनी ऊंचाई पर है तो हमें हानि नहीं पहुंचा रही, लेकिन हमें सुरक्षा वहां से दे रही है। ये अगर अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे सीधे संपर्क में आ जाए तो ये भी हमारे लिए घातक कैंसर का कार्य करती है। इससे भी कैंसर होता है तो उससे बचाती भी है, लेकिन ये सीधे संपर्क में आ जाए तो खुद भी बहुत घातक होती है। उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरणें ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाती है।
देखिए ऑक्सीजन परमाणु है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट, ये जैसे मान लो O2 है, इसके ऊपर कोई भी पराबैंगनी आकर गिरेगी, पराबैंगनी किरणें, तो ये क्या करेगा, दो स्वतंत्र ऑक्सीजन में, वैसे तो स्वतंत्र ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, लेकिन ये अलग अलग अणुओं में टूट जाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एक अणु अलग हो गया, एक परमाणु, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये एक परमाणु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वापस क्या बना देता है, O3। क्या बना देता है, O3। तो ये काम यहां पे होता है। देखो ऑक्सीजन आता है, उसके ऊपर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज गिनती है तो वो ऑक्सीजन दो अणुओं में, दो परमाणुओं में टूट जाता है। ऑक्सीजन का एक अणु किसमें टूट गया, दो परमाणु में। अब वो उसका एक, इसमें तो ऑक्सीजन एक है और ये दो अणु, एक और दो मिलकर क्या बना दिया, तीन। और ये क्या होता है, हमारा ओजोन का सूत्र। ये क्या है, ओजोन इस तरह से अपने आप बनती भी रहती है और ये क्रिया लगातार वहां पे चलती रहती है, जो हमारे लिए बहुत ही क्या है, लाभदायक है, वहां पे सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बात करें इसके अंदर, तो आगे क्या है, 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आने लगी है। अब ये ओजोन क्या है, कम होने लगी है 1980 के बाद में। हमें जैसे ही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है हमारा डेवलपमेंट, लेकिन वैसे वैसे ये कई समस्याएं भी हमारे लिए खड़ी हो रही है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और आगे जाकर हमें ही इसका क्या होगा, नुकसान हो सकता है। तो क्या किस तरह से हो रहा है, देखो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मुख्य कारक कौन सा है, जिसको CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कारक कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पहले किस में पाई जाती थी, लगभग फ्रीजों में इसी का यूज किया जाता था। जो हमारे पहले फ्रीज थे, अभी तो नया डेवलपमेंट आ गया है तो काफी इसको कम कर दिया गया है, लेकिन पहले क्या है, ये इसका यूज किया जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, उसको क्या करती है, धीरे धीरे खत्म करती है। ये किसमें यूज होती है, रेफ्रिजरेटरों में यानी फ्रिज में, या शीतलक में, शीतलक मतलब हमारे फ्रिज है उसमें, या फिर अग्निशमन में, अग्निशामक यंत्र है उनमें भी इसका यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में और रेफ्रिजरेटरों में क्या होता है, CFC का यूज होता है। और ये CFC धीरे धीरे वायुमंडल में जाती रहती है और वायुमंडल में हल्की होने का ऊंचाई पर जाती है और वहां पर ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। और हम कहने को सुनते हैं कि ओजोन को क्या हो रही है, क्षति हो रही है, ओजोन में छेद हो गया है। हालांकि छेद नहीं हुआ है, ओजोन की एक परत है, एक मोटाई की परत बनी हुई है ओजोन के ऊपर। यहां पे इस तरह की ये परत बनी हुई है ओजोन की, इस तरह से ये परत है। तो कहीं पर क्या हुआ है, कहीं पर ये क्या हो गया, परत क्या होगी, जैसे इस तरह से पतली हो गई है, बस छेद नहीं हुआ है। तो वहां पर क्या है, कुछ वहां पर किरणें हमारी हानिकारक वहां पे पहुंच सकती हैं। तो इसलिए ये क्या है, काफी हमारे लिए क्या है, एक चिंता का विषय है। ये क्या है, हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है, ठीक है। तो ये क्या है, किसके कारण आपसे पूछा जाता है, ओजोन को हानि पहुंचाने वाला या ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले कारक का नाम लिखिए, तो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस में पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजों में और अग्निशामक यंत्रों में। आगे बात करें 1987 में फिर क्या किया। अब हमें ये पता तो चल गया है कि ये हमें नुकसान पहुंचा रही है और आगे जाकर हमें काफी इसका क्या देखा जा सकता है, प्रभाव देखा जा सकता है हानिकारक। तो इसलिए क्या किया, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनेप के नाम से जाने जाते हैं, आपको यहां पर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यूनेप, UNEP, यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये है इसका पूरा नाम। में सभी की अनुमति बनी, मतलब बहुत सारे राष्ट्रों ने अनुमति बनाई, इसको एक नियम बना दिया, कानून बना दिया कि CFC का उत्पादन को सीमित किया जाए, निश्चित मात्रा में बनाया जाए। पहले क्या करते देश जितना ज्यादा फ्रिज बनाने के चक्कर में, ज्यादा फ्रिज बनाने के चक्कर में क्या करते थे, बहुत ज्यादा CFC का उपयोग करने लगे, जिससे इसकी मात्रा बढ़ गई और ओजोन को बहुत ज्यादा क्षति होने लगी। फिर जो ये कार्यक्रम था, यूनेप ने क्या कर दिया, सभी देशों ने मिलकर ये कह दिया कि ये इतनी मात्रा से आप उसको CFC को ज्यादा नहीं बना सकते। वहां पर एक कानून बना दिया गया इस तरह का। तो उसके बाद में मात्रा काफी कम कर दी और आज नए टेक्नोलॉजी के जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें इसका अल्टरनेट यूज किया जा रहा है, जो इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये है ओजोन को किस तरह से पर्यावरण का एक हमारा प्रभावित करने वाला कारक है, जो हम यूज करते हैं, ये जो फ्रिज वगैरह, इससे हमारा क्या है, एक ओजोन को क्षति पहुंच रही है। और इसको जो होने वाले नुकसान है, इसको एक कार्यक्रम, एक पर्यावरण, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, अब निश्चित कर दिया गया है, जिससे काफी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी एकदम अच्छे से नहीं हो पा रहा है।
हालांकि इसके ऊपर और भी चल रहे हैं कार्यक्रम जिससे इसको अल्टरनेट देखे जा रहे हैं ताकि सीएफसी से का कम उपयोग किया जाए, दूसरी जगह इसके लिए कोई अल्टरनेट निकाला जाए, दूसरी चीजों का उपयोग किया जाए इससे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसके बाद में आता है कचरा प्रबंधन। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे घर में देख लो, हमारे घर में बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, खाने की चीजें होगी और भी होंगे, तो उसके साथ कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो हमारे लिए काम के नहीं होते। हम फल लेके, फल के छिलके खराब, वो अपने काम के नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे कपड़े वगैरह लेके आते हैं, पैकिंग आती है। कोई खाने की चीजें, चिप्स वगैरह लेके आते हैं तो पॉलीथीन में होते हैं। तो अब वो जो हमने खाने की चीजें काम में ले ली, जो हमारी चीजें काम की थी वो हमने काम में ले ली, उसके बाद वो बच जाता है कचरा जो हमारे लिए अपशिष्ट है। अब उसका निपटारण भी बहुत जरूरी है। हम इधर उधर फेंक देंगे उसको तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो ये भी हमारे लिए जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट जाता होता जा रहा है, उस कचरे का उत्पादन भी ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, इसका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करें, किसी भी नगर या कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। आप जाएं कहीं भी, कोई बड़े शहर में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कचरे के ढेर तो आसानी से दिख ही जाएंगे, कहीं ना कहीं क्या बहुत सारी जगह, कुछ एक जगह को, खास जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी आपको कचरे के ढेर बहुत सारे मिल जाएंगे हमारे घरों के आसपास। हालांकि अब जो नया कानून बना है इसके अंदर आपके घर के पास में टैक्सी आती है, कचरा जो आते हैं डालने के लिए लोग उसमें डालते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक लोग पूरे जागरूक नहीं हुए हैं, कुछ कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। तो कचरा चारों ओर दिखाई देता है। पर्यटन स्थल पर भी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई नजर आती हैं। हम देखते हैं चिप्स के, इसके पैकेट, हम कई जगह पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हैं, कोई पार्क में जाते हैं तो वहां पर भी ये पॉलीथीन की थैलियां जो पैकिंग चिप्स वगैरह होते हैं इसके अंदर ये मिल जाती है। तो ये क्या है? ये कचरा है और ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारे पर्यावरण को। ये अपन देखते हैं इसको जानवर वगैरह खा लेते हैं तो फिर उसको क्या हो जाता है, काफी खराब, उसको नुकसानदायक करता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है इससे। ये तस्वीर आपको बहुत सारे जगह को देखने को मिल सकती है, ऐसी बहुत सारे देखी भी होगी आपने, इस तरह का कचरा फैला हुआ रहता है, बहुत सारे जगह कचरा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उत्पादित कचरे की भी मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी है। जैसे जैसे हम जीवन शैली को अपन इंप्रूव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वहीं ये कचरे की मात्रा बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारी अभिवर्ती में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हमारी जो अभिवर्ती है इसके अंदर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैविक निम्नीकरणीय वस्तु में कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हम बात करें पैकेजिंग, आजकल हर पैकिंग को देखो तो प्लास्टिक में, हर चीज पैकिंग किस में आ रही है? प्लास्टिक में। चिप्स से लेकर खाने की चीजें ले लो, कपड़े की चीजें ले लो, और बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर प्लास्टिक। तो पैकेजिंग से प्लास्टिक में क्या हुआ है, अजैव निम्नीकरणीय, हमने पीछे वाले भाग में देखा था जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय वो पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्मजीव अपघटन कर देते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्मजीव अपघटन नहीं करते, वो सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे जैसे इसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। आज से आप 15-20 साल पहले देखो तो आपको चिप्स वगैरह के, 10 साल पहले के देख लो तो चिप्स वगैरह पैकेट इतने नहीं थे, लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा चिप्स के पैकेट आपको घर के बाहर जाओगे तो ही मिल जाएंगे। तो इसका अल्टरनेट क्या है? एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझते हैं क्या था। हमने देखा है पहले ट्रेन वगैरह में जाते थे तो एक कांच की ग्लास में चाय, या होटल पे कांच की ग्लास में चाय देते थे, फिर उसको धोकर वापस काम में लिया जाता था। तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बार बार हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। फिर इसके लिए अल्टरनेट क्या आ गया, ये कांच की ग्लास फूट जाती थी तो प्लास्टिक की ग्लास आने लगी, चाय ग्लास प्लास्टिक की ग्लास। अब ये प्लास्टिक, एक चाय पियो यूज एंड थ्रो वाली, डिस्पोजेबल होती है ना, यूज एंड थ्रो कर दो। अब एक जने ने चाय पी, उसको फेंक दिया। तो ये जो प्लास्टिक है वो भी क्या करने लग गया, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगे। पर्यावरण को नुकसान, आपने देखा होगा कई बार पहले कुल्हड़ में जो चाय आती थी, कुल्हड़ में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन में, लेकिन इसको भी बाद में नेग्लेक्ट कर दिया गया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया इसको? क्योंकि हमें यह है कि अगर मिट्टी के ये बनाते रहेंगे तो इससे क्या हो जाता है, इसको गर्म करना पड़ता है, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी का उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अब नए तरीके से हमने क्या किया है, एक ऐसे कप आए हैं जो किसके बने होते हैं, कागज के, और ये हमारे पर्यावरण के लिए कुछ हद तक क्या है, काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं थोड़े समय में और तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आजकल आपने देखे होंगे चाय वगैरह कागज के कप में आते हैं, पहले प्लास्टिक की जगह आजकल हालांकि बहुत सारी जगह यूज करने लग गया है कागज के। तो ये हमारे लिए कुछ हद तक उसके सही विकल्प के रूप में काम आ रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है। देखो
ये जो चैप्टर है, हमने बात की पूरे चैप्टर की, एक बार देखें तो ये कोई चैप्टर वैसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें रटनी पड़े। अगर आपने इसको ध्यान से सुना है तो ही चैप्टर आपको आसानी से याद हो गया। अब आपसे पर्सन कुछ भी पूछ ले तो आप आसानी से बात कर सकते हो। जैसे इसके अंदर कोई भी टॉपिक आता है, जैव आवर्धन क्या होता है, तो क्या होता है, बहुत सारे रसायन हमारे क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और एक स्तर से दूसरे स्तर इसमें मात्रा बढ़ती जाती है। तो इस तरह के टॉपिक आपको पूछ ले, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा है इस वीडियो को, तो निश्चित तौर पे मुझे ये पता है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आप इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लोगे और आप नोट्स आपके पास हैं, नोट्स को आप अच्छी तरह पढ़ लोगे, तो रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप अपने उत्तर खुद बना के लिख सकोगे। इतना मुझे आपसे जरूर उम्मीद है कि आप इतना जरूर कर लोगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 15वां हमारा पर्यावरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसको में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंटों का जवाब दिया जाए, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।